हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ समस्या आने के कारण हम लोग कल कोई वीडियो नहीं डाल पाए। तो आइए देखते हैं पहले जीएस का इस पोर्शन की जो जीएस के जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं टाइम ना बर्बाद करते हुए। आप जानते हैं जैसा कि अभी आपका ये पुलिस की जो वैकेंसी है उसके बारे में कुछ न्यूज़ आ रही है कि लास्ट अक्टूबर तक जो उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। कब से ऑनलाइन होगा, कब से क्या होगा, सब कुछ आ जाएगा अक्टूबर के लास्ट तक। ठीक है, तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए, कमर को कस दीजिए मम्मी पापा के सपने को पूर्ण करने के लिए। ठीक है भैया, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे भाई, देखिए और जवाब दीजिए इसका। इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है भैया? आवर्ती होती है, वृत्तीय होती है, दोलन होती है या फिर घूर्णन गति होती है? तो बताइए, जो परमाणु होता है उसके अंतर्गत आप जानते हैं ये कोई परमाणु है, देखिए जैसे ये कोई क्या है, परमाणु है। उसमें आप जानते हैं केंद्रक होता है, उसमें न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ क्या करता है, इसके चारों ओर क्या करता है, गति करता रहता है। तो इसकी गति कैसी गति होगी? वृत्तीय गति होगी, जाहिर सी बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, कैसी गति होगी? वृत्तीय गति होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। आवर्ती गति क्या होती है? जैसे घड़ी की सुई की गति, वह मतलब कि वो भी वृत्तीय गति करती है, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है, उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। दोलन गति आप जानते हैं, जैसे घड़ी की पेंडुलम की सुई, ठीक है ना, या झूले की गति, ये क्या होती है? दोलन गति होती है। घूर्णन गति आप जानते हैं ना, अपने अक्ष पर घूर्णन, अपने जैसे पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन, ये क्या है? घूर्णन गति है। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को चारों ऑप्शन। चलिए आगे चलें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। बहुत ही सिंपल, आसान और अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। कह रहा है कि यदि क्षैतिज दूरी अधिक देना चाहते हैं तो गेंद को कितने अंश पर फेंकना पड़ेगा? बता दीजिए। अगर आप क्षैतिज दूरी को अधिक देना चाहते हो तो गेंद को कितने डिग्री पे फेंकेंगे? बोलिए भैया। देखिए ये एकदम सिंपल प्रश्न है, आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में शायद बताया था। अगर आप दूरी अधिक देना चाहते हैं तो आपको कितने डिग्री फेंकना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए, इसको उठाइए यहाँ से, ये क्या है? ये कोई खेत है या फिर आप जो भी मान लीजिए एक रेखा है। अगर आप ऊंचाई अधिक देना चाहते हैं तो 90 डिग्री, कितना डिग्री भैया? 90, ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर चाह रहे हैं कि दूरी अधिक दी जाए तो कितना डिग्री? लगभग ये 45 डिग्री। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी छक्का मारना चाह रहा है तो कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पर। चौका बनना चाह रहा है तो वो भी लगभग इतनी डिग्री के आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर वो 90 डिग्री मार देता है तो क्या हो जाता है? कैच आउट हो जाता है। तो दूरी अधिक देना हो तो कितना डिग्री भैया? 45 डिग्री। तो चलिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊंचाई अधिक देना है तब 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। कह रहा है न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? बताइए, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तो आप मुझे बताइएगा। शायद ये सब प्रश्न ये भी मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है ना, बताइएगा। प्रथम से द्वितीय या तृतीय, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में शायद ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आया था। तो बताइए, मैंने कहा था बल की व्यंजन, बल की परिभाषा। कौन कौन? बल का व्यंजन और बल की परिभाषा। तो बताइए बल का व्यंजन किससे मिलता है? तो F बराबर m इंटू ए, आप जानते होंगे। ये न्यूटन के किस नियम से मिलता है? न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है। ठीक है, और पहले नियम से क्या मिलता है? फिर बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, तीसरे से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम प्राप्त होता है। तीनों नियम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, सुनिए और जवाब दीजिए। कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? बता दीजिए। तो ये स्मॉल जी होता है ना, कौन सा? स्मॉल जी, इसका सर्वाधिक जो मान होता है सबसे अधिक वो कहाँ होता है प्यारे भाई? आप मुझे बताइएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है ध्रुवों पर होता है। ठीक है, ध्रुवों पर होता है, भूमध्य रेखा पर, कर रेखा या फिर मकर रेखा। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक जो होता है वो कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा? आजाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, और केंद्र पर क्या होता है? शून्य हो जाता है। केंद्र पर क्या होता है? शून्य हो जाता है।
और नीचे या ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, जी के मान में क्या आती, कमी आती है, अर्थात जी का मान घटता है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। अगर ये जहाँ आप हैं केंद्रक के नीचे जाएंगे तो घटेगा, ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, ध्रुवों पर जाएंगे तो शून्य हो जाए, ये सॉरी अधिक हो जाएगा, और केंद्र पर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, जी का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और जवाब दीजिए इसका। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान में या जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो बताइए, अभी मैंने आपको बताया, चाहे हम ऊपर जाएं चाहे हम नीचे जाएं, कहाँ जाए भैया, चाहे आप लोग ऊपर की तरफ जाइए चाहे आप नीचे की ओर जाइए, जी के मान में हमेशा क्या होगा, वो जी का मान घटेगा कि बढ़ेगा, तो हमेशा घटता है। जी का मान क्या होता है, हमेशा घटता है। ऑप्शन नंबर बी वी फॉर क्या हो जाएगा, भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो भैया, जी का मान अधिक कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। ठीक है ना, और केंद्र में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर आपको कहें तो आगे बढ़ा जाए प्यारे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर नीचे गति करती है, क्या कर रहा है, जब कोई लिफ्ट है वो समान गति से क्या करती है, ऊपर नीचे गति करती है, क्या करती है, ऊपर नीचे गति करती है। तो बताइए वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होगा, बताइए। तो वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होगा प्यारे भाई, वस्तु के भार में ऊपर, जैसे मान लीजिए देखिए, एक गति से नीचे आए, फिर उसी गति से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं होगा भैया, वस्तु के कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, सुनिए समझिए और इसका राइट आंसर दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। 36 किलोग्राम की वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर, ठीक है भैया, कितने किलोग्राम की प्रतीत होती है। एक बात समझिए, मैं आपको यहाँ एक प्रश्न बता देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए भैया, अगर किलोग्राम की वस्तु है उसको आप ले जाइए, ठीक है ले जाइए, लेकिन यदि ये द्रव्यमान होता, क्या होता, यदि ये द्रव्यमान होता तो द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। अगर पूछा गया 36 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको चंद्रमा पर ले जाइए, मंगल ग्रह पर ले जाइए, उसको बृहस्पति ग्रह पर ले जाइए, शुक्र पर ले जाइए, शनि पर ले जाइए, किसी पे ले जाइए, अगर द्रव्यमान होता तो 36 का होता तो 36 ही रहता। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। लेकिन प्यारे भाई, यहाँ आपसे क्या पूछा है, द्रव्यमान नहीं पूछा, कह रहा कोई वस्तु है तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का अगर जो वेट है तो उसका चंद्रमा पर क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है, अर्थात 6, और ये काट देंगे तो कितना किलोग्राम हो जाएगा, 36 का 6 में भाग देंगे तो 6 किलोग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे भाई। ठीक है, ए फॉर क्या हो जाएगा, आज़ाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है, बर्फ की सिल्ली और ज़मीन के बीच कौन सा घर्षण बल कार्य करता है। देखिए आप समझिए, जब कोई बर्फ़ है, ठीक है, क्या है, बर्फ़ की सिल्ली है, जब उसको आप रगड़ते हैं, क्या करते हैं, उसको आप जब खूब तेज़ से मतलब घिसते हैं तो उस ज़मीन के और उस सिल्ली के बीच में एक बल कार्य करता है। उसको कौन सा बल कहते हैं, सर्पिकार बल, प्रोटनिक बल, या फिर सीमांत बल, या नानाबदी, जिसमें से कोई नहीं। ठीक है भैया, तो बताइएगा 8 का जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई वो क्या होना चाहिए, दोनों के बीच जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, सीमांत बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी फॉर चंद्रशेखर आजाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा समझिए सर्पाकार बल क्या होता है। जैसे चक्का आपने देखा, चक्का देखा आपने, चक्का के जो ब्रिक नहीं है, ब्रिक मारते हैं तो कैसे सरकती हुई जाती है। ठीक है, वो क्या है, सर्पिकार बल है। कौन सा है, सर्पिकार है। रोटनी क्या है, जब पहिया जो होता है वो सड़क पर क्या होता है, चलता रहता है, लुढ़कते लुढ़कते वो क्या होता है, रोटनिक होता है। जैसे आपने कभी वो देखा ना, जैसे आप कहते हैं वो बैलेट जो रास्ते को क्या करती है, वो जो ईंटा उटा को क्या दबाती है, देखो कैसे लौटते हुए चलती है, वो क्या है, लोटनिक बल है। क्या है, लोटनिक। और जब कोई चीज़ किसी सरकते हुए चलती हो तो उसे क्या कहते हैं, सर्पिकार कहते हैं। ठीक है, बोलो भैया, समझ में आया। और जब दो वस्तु एक दूसरे में आपस में घर्षण कर रही हो और आगे जाने का विरोध कर रही हो तो क्या है, सीमांत बल है। क्या है, सीमांत बल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाइए। सबसे कठिन मजबूत घर्षण बल कौन सा है, मतलब घर्षण बल कितने होते हैं, बोलो भैया। 3 है आपके सामने, आप जानते हैं कौन कौन, अस्थैतिक है, सर्पिकार है, लोटनिक है। ठीक है ना,
या फिर सीमांत ऊष्मा कहते हैं। अब आप मुझे बताइएगा इसमें सबसे कठोर बल कौन सा है, बताइए इनमें सबसे कठोर कौन सा है, तो बताइएगा कौन सा है, कौन सा है प्यारे भाई? स्थैतिक है, सर्पिकार है, रोटनिक है। तो ये नंबर एक स्थैतिक बल या सीमांत बल जिसे आप कहते हैं, ये क्या होता है? सबसे मजबूत बल होता है घर्षण बल में। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा? आजाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे? आजाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसको देखिए, जवाब दीजिए। कह रहा है दूध से क्रीम, क्रीम मतलब मक्खन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, घर्षण बल या फिर उत्प्लावन बल? आइए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ भी कुछ हिंट देता हूँ, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए अभिकेंद्र बल क्या होता है, ऐसे देखिए ध्यान से समझिए। ये क्या है? कोई केंद्र है, ये कोई वृत्त है, इसका कोई केंद्र है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही हो और वह केंद्र की ओर क्या हो? झुकी हो, उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, और जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही हो लेकिन वह केंद्र से किधर झुकी हो? परिधि की ओर झुकी हो, उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, घर्षण बल भी हमने बता दिया, जब कोई वस्तु एक वस्तु के ऊपर रगड़ती है तो उसके बीच में जो बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। उत्प्लावन बल आपने सुना होगा, क्या जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाता है, और उस वस्तु के भार में आई हुई कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल की क्या होता है? बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो चारों बल आप समझ गए होंगे। अब देखिए ऐसी मुझे स्थिति बताइए जहाँ बीच में से केंद्र की ओर भागने की प्रवृत्ति पाई है। आपने कभी दूध मक्खन से कभी आपने क्रीम अलग होते हुए देखा है? बोलिए भैया। जब आप मट्ठा वाली देखे हैं, जिससे छाछ जो बनाया जाता है, जिससे मट्ठा मारा जाता है, वो जो डंडिया होती है जिससे मारा जाता है, आप देखे हैं जब उसको हम बीच में मारते हैं तो जो मक्खन का जो क्रीम होता है वो आप देखे होंगे क्या करता है? किनारे की ओर भागता है, मतलब केंद्र से कहाँ भागता है? परिधि की ओर भागता है। इसलिए वो किस सिद्धांत पे काम करता है? अपकेंद्र पर। किस पे? अपकेंद्र बल पर काम करता है। किस पे प्यारे भाई? अपकेंद्र बल, ये बल है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अपकेंद्र बल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये अपकेंद्र बल है, इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्या है ये? अपकेंद्र बल है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी मतलब क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है, या में बहुत आता है, लेकिन मौत का कुआं किस सिद्धांत पे काम करता है? अभी मैंने आपको अभिकेंद्र बल पढ़ाया, आपने सुना समझा, अभी देखा होगा। मैंने आपको बताया कि ये क्या है? कोई वृत्ताकार मार्ग है, ये केंद्र है। जब परिध से केंद्र की ओर झुका हुआ कोई व्यक्ति होता है, वह कौन सा बल होता है? अभिकेंद्र बल होता है। कौन सा बल? अभिकेंद्र बल होता है। और आप जानते हैं जो मौत के कुएं में जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं लोग, वो हमेशा से केंद्र की ओर क्या होते हैं? झुके होते हैं। क्यों झुके होते हैं? अगर केंद्र की ओर नहीं झुकेंगे तो लोग क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। इसलिए वो लोग क्या होते हैं? केंद्र की ओर झुके होते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? अभिकेंद्र बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिकेंद्र बल, ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, घर्षण भी मैंने आपको बता दिया, उत्प्लावन भी बता दिया, अपकेंद्र भी बता दिया, और इसका राइट आंसर क्या हो गया? अभिकेंद्र बल। आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, पढ़िए, जवाब दीजिए। कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन बढ़ने पर जी का मान या जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? बताइए, अगर पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो बढ़ जाए तो जी के मान में क्या परिवर्तन हो जाएगा? आप मुझे जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चले आगे, बोलिए। देखिए अगर मान लीजिए ये घूर्णन कर रही है ना, पृथ्वी ऐसे ऐसे क्या कर रही है? रोटेट कर रही, घूर्णन कर रही है। अगर इसकी गति क्या हो जाएगी? बहुत तेज बढ़ जाएगी, तो जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि घूर्णन बढ़ने पर जी का मान घट जाता है, और घूर्णन गति घट जाने पर जी का मान बढ़ जाता है। तो बताइए घूर्णन बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी वी फॉर क्या हो जाएगा? वी फॉर हो जाएगा भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ आपके साइंस के प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और हम थोड़ा सा क्या देखेंगे? जीएस का प्रश्न देखेंगे, मतलब जीके का प्रश्न देखेंगे। आइए हम लोग जीके के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कौन सा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICARA के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? बताइए। ICARA जिसे आप कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। ICARA जो है भैया, उसके अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? आपको पता होगा भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं प्यारे भाई? तो 8 प्रकार की, 6 प्रकार की, 5 प्रकार की, 4 प्रकार की, बताइए।
हाँ अच्छा, यहाँ 8 नहीं है, इसको आप 8 बना लीजिएगा, ये 7 को आप 8 कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे आप? 8 कर लेंगे, इसको आप 8 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए 4, 5, 6 या फिर 8 प्रकार की। तो भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं प्यारे भाई? तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना, मिट्टी के चैप्टर में हमने पूरा पढ़ा रखा है आपको, मिट्टी कितनी प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर मिस्टर डी की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, इसको देखिएगा, कह रहा है इसमें से किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, क्या है? जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी है, फिर कोई बात नहीं, कोई मिसप्रिंट हो का सेंटेंस उसको समझ लिया करिए। ठीक है ना, हाँ चलिए, टाइपिंग में कभी भी ऐसा हो जाता है कुछ शब्द नहीं मतलब हो नहीं पाते सेम सेम। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है इसमें से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? आप जानते होंगे किस मिट्टी को? काली मिट्टी को। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को। ठीक है भैया, चलिए, काली मिट्टी को रेगुर और जानते हैं। काली कपासी भी से कहा जाता है, काली कपासी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास के उत्पादन के लिए क्या है? बहुत ही फेमस होती है मिट्टी। ठीक है ना भैया, कपास के क्या है? बहुत ही फेमस मिट्टी होती है। और कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। कहाँ होता है प्यारे भाई? गुजरात में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का कहाँ होता है? गुजरात स्टेट में होता है। इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो गया प्यारे भाई? बी हो गया, वे फॉर क्या हो गया? भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो गया। आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसको देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसको? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किसके कारण? आप बताइएगा मुझे। ये क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है भैया? मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर मृदा की क्षरण को रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बताइए, वनरोपण करेंगे, सघन वर्षा कराएंगे, या वन नाशन करवाएंगे, या अतिचारण करवाएंगे? तो प्यारे भाई आप क्या करेंगे? वन रोपण करेंगे। क्या करेंगे? वन को लगा देंगे, तो मृदा का अपरदन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा? आज़ाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए, आप देखते होंगे कि जैसे कोई रेगिस्तान है, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके किनारे पे क्या कर देते हैं हम लोग? वृक्ष लगा देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? जो बढ़ती है वो रेगिस्तान, जो बालू बढ़ती रहती है, वो क्या हो जाती है? वहीं रुक जाती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, उसे वनारोपण कहते हैं। इसका आंसर दीजिए आप लोग, तो राइट क्या हो जाएगा बताइएगा मुझे। कह रहा है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? बताइए, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, या फिर चूनेदार मृदा? और आप जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मृदा है वो कौन है प्यारे भाई? आप इसका मुझे जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। भारत में सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा है वो कौन है? तो आप जानते हैं, जल को ओढ़ने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। किसको? जल को ओढ़ने वाली मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं। अर्थात यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है जलोढ़? जी, ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ को मिट्टी को क्या कहते हैं? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए चलिए आगे। इसे कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लेटराइट मिट्टी लाल रंग क्यों होती है? लेटराइट जो मिट्टी होती है उसका लाल रंग क्यों होता है? अब आप ये मुझे बताइएगा, तो क्यों होता है? ह्यूमस के कारण, रॉ ऑक्साइड के कारण, चूने के कारण, नाइट्रोजन के कारण। ठीक है, तो बताइए लेटराइट मिट्टी लाल रंग की क्यों होती है? आप सब जानते हैं उसमें क्या पाया जाता है? लौह ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ह्यूमस के कारण क्या होता है भैया? ह्यूमस के कारण तो मिट्टी के उपजाऊपन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, चलिए, और भारत के मिट्टियों में लगभग नाइट्रोजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, इसलिए आप जानते हैं हम लोग यूरिया डाई का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप मुझे जल्दी से बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट, आयरन ऑक्साइड, SO2 या ह्यूमस। बताइए, मैंने आपको बताया कि ह्यूमस किसके क्या होता है? ह्यूमस से तो मिट्टी की में उपजाऊपन होता है ना। और आयरन ऑक्साइड आप जानते हैं, मैंने आपको बताया ये टिटेनिक मैग्नेटाइट, इसके कारण मिट्टी का रंग क्या होता है? काला होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा? आज़ाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए SO2 और Na2 आप इन दोनों को भी जान लीजिएगा। इनके द्वारा क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा? अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है इनमें से किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। मतलब ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें अगर आप कम सिंचाई भी करते हैं तो भी काम हो जाता है। बताइए उस मृदा का क्या नाम है। देखिए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मिट्टी ऐसी है, ठीक है भैया, बताइए निम्न में से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसको सिंचाई की क्या हो जाती है, कम आवश्यकता होती है। बताइएगा वो कौन सी मिट्टी है प्यारे भाई। ऑप्शन आपके सामने है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। बताइएगा किस फसल को क्या होती है, कम आवश्यकता होती है भैया, बता दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आप जवाब दीजिएगा, ठीक है भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये जो जलोढ़ लैटेराइट मिट्टी है ना, लैटेराइट मिट्टी, ठीक है, इसको भी पानी की कमी कम होती है, लेकिन क्या करेंगे, ये ना जो मिट्टी होती है बहुत रिपीपी होती है। क्या होती है, रिपीपी प्रकार की होती है। लाल मिट्टी आप जानते हैं, इसको तो पानी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ होती है लाल मिट्टी आप देखेंगे वहाँ वर्षा होती है तुरंत क्या होती है, सूख रहती है, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी जल को उड़ने वाली आप जानते हैं, ठीक है, इसको भी बहुत ज़्यादा जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है ना, लैटेराइट को। लेकिन काली वाली क्या होती है, थोड़ी बहुत अगर मिल जाती है तो क्या हो जाती है, वो थोड़ा सा ढेला के आकार में, मतलब थोड़ा सा वैसे जम जाती है और उसका काम हो जाता है, ठीक है प्यारे भाई। बोलिए तो कौन से इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। 19 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। आगे बढ़ा जाए, बोलिए भैया, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर क्या हो गया, भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी फॉर भगत सिंह, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं किस नंबर लास्ट है जो आपके सामने है, आप देखिए और इसका राइट आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा है। बताइए वह कौन सा तत्व है भारत मृदा में जिसकी सबसे कम मात्रा में आवश्यकता है, मतलब बहुत कम। तांबा, लोहा, मैग्नीज या फिर जस्ता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई। तो आप जानते होंगे तांबा, लोहा इन सबको मतलब ख्याल है नहीं, तो जस्ता। कौन सा, जस्ता। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर मिस्टर डी के, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। और प्यारे भाई एक दिन वीडियो नहीं मिल पा रही कि कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक देखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा देखें इसको। मतलब अपने अगर आप चाहते हैं कि इस बार क्या हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है भैया, आपके अपने मम्मी पापा के सपनों का जो आप देख रहे हैं, आपके मम्मी पापा के लिए सपने जो आप देख रहे हैं अपने लिए, अगर चाहते हैं कि वो सपना पूर्ण हो जाए, तो भगत सिंह जो शहीद आजम भगत सिंह चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को बार बार क्या करें, उसको देखें, उसको नोट करते हुए चलें प्यारे भाई, ठीक है। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भैया। चलिए इसी के साथ अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।